Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the 7th chapter of class 8th and this is from civics. This chapter name is public facilities, यानी कि जो public सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं. Your topic is economic presence of the government in infrastructure sector and next topic is economic presence of the government in social sector. आपका क्वेश्चन है टर्न अप में, इज वाटर कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज यस. एंड हाउ? लेट्स रीड अबाउट दैट फ्रॉम चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. You have seen that most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in town and rural areas. Can you give a reason of this? आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट स्कूल है ज्यादातर सिटीज में होते हैं, ना कि किसी टाउन में, ना कि किसी रूरल एरियाज में. क्या आप बता सकते हैं इसका रीजन? There is no doubt about the fact that the government plays a very vital role in the economic development of the country. कोई यहाँ संदेह नहीं है किस बात में कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Besides maintaining law and order and defending the country in the event of a war. किसी भी लॉ और ऑर्डर को डिफेंड करने के अलावा द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार होती है. एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. और एक एनवायरमेंट क्रिएट करती है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए. इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. Infrastructure is key driver of the overall development of Indian economy. It also means the public facilities needed for day-to-day life. This sector primary comprise water supply. Infrastructure जो है की ड्राइवर है पूरे डेवलपमेंट में, जो कि इंडियन इकोनॉमी क्या है. इसका मतलब है पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं, जो हमारी रोज की जिंदगी में जरूरत होती हैं. ये जो सेक्टर है एक प्राइमरी कंप्रोमाइज होता है वाटर सप्लाई के साथ. वाटर, हेल्थ केयर और सैनिटेशन which are the facilities necessary for our survival. ये क्या है? हमारी अनिवार्य सुविधाएं हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर पीपल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. ये भी जरूरत होते हैं ताकि लोग अपने जीवन को कंफर्टेबल तरीके से जी सके. These are known as public facilities. इनको पब्लिक फैसिलिटीज के रूप में जाना जाता है. Public facilities fulfill people's basic need and that benefits of public facilities can be shared by many. जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो पीपल यानी लोगों की जो बेसिक नीड होती है उनको पूरा करती हैं और जो बेनिफिट होता है पब्लिक फैसिलिटीज का उसको भी शेयर करती हैं. इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो लोगों को बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सके. दीज इकोनॉमिक फंक्शंस आर प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटिव कीपिंग मेनी थिंग्स इन माइंड. ये जो इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं ये प्लान्ड होते हैं और ये बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में एक्सिक्यूट करते हैं. डेवलपिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स. जो डेवलपिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिक्वायर होता है एक्सटेंसिव टैक्स के लिए और फंड के लिए, राइट प्लानिंग के लिए और प्रॉपर एक्सिक्यूशन के लिए. लेट्स रीड अबाउट टैक्स एंड फंड्स. टैक्स आर द मेन सोर्स फॉर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. जो टैक्स होता है वो इनकम का, राजस्व का मुख्य स्रोत होता है गवर्नमेंट के लिए. The government undertakes various welfare activities and maintain public facilities with the help of the income from the tax it leaves. जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अंडरटेक में अनेक प्रकार की वेलफेयर एक्टिविटीज को और जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है उनको मेंटेन करती है जो इनकम से, जो कि उन्हें टैक्स द्वारा प्राप्त होती है. The different types of tax include, इसमें डिफरेंट टाइप्स इंक्लूड होते हैं. इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, एंट्री टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और सेसेस भी. एवरी ईयर द एनुअल बजट इट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट. हर साल जो एनुअल बजट होता है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. इट अकाउंट्स फॉर द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज कैरिड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर. ये किस आधार पर एक्सपेंस किया जाता है? ये गवर्नमेंट द्वारा किए गए प्रोग्राम जो कि उन्होंने पास्ट ईयर में किए हैं उनके आधार पर. It also declares how much its forces is spending in the coming year. ये भी डिसाइड करता है कि उन्हें आने वाले साल में कितना स्पेंड करना है. इन द बजट में द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द एलोकेशन ऑफ मनी टू वेरियस न्यू प्रोग्राम. जो गवर्नमेंट है वो और भी ज्यादा पैसे अनाउंस करती है नए नए प्रोग्राम के लिए. प्लानिंग.
डेवलपमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग। जो सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर होते हैं उनमें क्या होती है, प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायर होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, द गवर्नमेंट थॉट ऑफ प्लानिंग टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है उसने अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग के बारे में सोचा। द नीड ऑफ प्लानिंग वाज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। और जो प्लानिंग की आवश्यकता हुई वो इन कारणों से हुई। फर्स्ट था, द ब्रिटिश हैड एक्सप्लॉइटेड आवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो अंग्रेज आए उन्होंने हमारी इकोनॉमिक स्रोत का बहुत ज्यादा शोषण कर दिया। इट वॉज नेसेसरी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी। यह आवश्यक हो गया था कि वो बेस्ट यूज, जो हमारी अवेलेबल रिसोर्स है उनका बेस्ट यूज करें ताकि कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव हो सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। देयरफॉर उसके बाद प्लानिंग वाज नेसेसरी टू सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज। गोल्स यानी उद्देश्य और प्रायोरिटीज, यानी जो हमारी प्रायोरिटीज है उनको सेट करने के लिए प्लानिंग क्या हो गई, आवश्यक हो गई। There was immediate need to bring relief to the neglected poor people। जो वहां पर क्या हुआ, उनको एक नीड हुई, जो नेग्लेक्टेड पुअर पीपल है उनको रिलीफ लाने में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अलोन कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इनकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ कौन सॉल्व कर सकता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। प्लानिंग वाज नेसेसरी फॉर एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्लानिंग जरूरी थी देश की पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। देयर वॉज अ डायरेक्ट नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस प्लानिंग टू कम्बैट वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एक डायरेक्ट नेसेसिटी इंट्रोड्यूस की गई कम्बैट वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को प्लान करने के लिए। जैसे कि प्रॉब्लम्स होती थी पावर्टी, अंडर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और भी। देयरफॉर प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन, उसके बाद में एक प्लानिंग कमीशन सेट किया गया 1915 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1915 में और चेयरमैनशिप, प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के क्या क्या टास्क होते थे। द प्लानिंग कमीशन सेट द इकोनॉमिक गोल्स। जो प्लानिंग कमीशन था वो इकोनॉमिक गोल सेट करता था एंड ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव भी सेट करता था अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री, देश की आवश्यकता के अनुसार। इट सुपरवाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। अवेलेबल रिसोर्स का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जाए उसको भी सुपरवाइज करता था। इट रेगुलेटेड द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स का प्रोड्यूस होता है उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेटेड करता था। इट इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू मेक द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट को किसी भी डेवलपमेंट को बेनिफिट करने के लिए एनेबल्ड करता था। अचीवमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो अचीवमेंट होते थे प्लानिंग कमीशन के वो क्या थे। इट हैज इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथ, इसने गवर्नमेंट को इनेबल्ड कर दिया स्ट्रेंथ के लिए जो कंट्री की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होती थी। इट हैज मेंटेन्ड अ बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर दिया। It has laid emphasis on heavy industries which has benefited both agriculture as well as industrial sector। इसने एक emphasis ला दिया heavy industry के बीच में और एक agriculture और industrial sector के बीच में। Industrial development has been accompanied by the development of a network of roads, railway, waterways and airways। जो industrial development होता था वो accompanied होता था एक roads के network के विकास में, railways के विकास में, waterways के विकास में, airways के विकास में। Huge power projects have been set up of increased power generation, which is essential for all sectors, including agriculture, industry, transport and communication। जो huge power project होते थे वो increase होते थे power generation से और जो कि जरूरी थे सभी सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो। प्लानिंग हैज मिनिमाइज्ड रीजनल बैलेंस थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग जो थी वो मिनिमाइज्ड थी, रीजनल बैलेंस थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के द्वारा। Planning has been made on socialist pattern where most of the heavy industries are largely controlled by the state। Planning जो थी वो socialist pattern द्वारा बनाई जाती थी जहां पर ज्यादातर जो heavy industry है वो कंट्रोल की जाती थी state द्वारा। Will consumer goods industry and private sector, जहां पर consumer good industry जो थी वो private sector में थी। India has thus a mixed economy। इंडिया के पास क्या थी, mixed economy थी so far, इसलिए 12 plans have been completed। इसलिए 12 plans क्या हुए, complete हो गए। The central government has replaced the planning कमीशन इनटू नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में चेंज कर दिया 1 जनवरी 2015 में। नीति बिलोंग्स टू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती थी। नीति आयोग इज द प्राइमरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइमर पॉलिसी थी है प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स, जो क्या करती है डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स को प्रोवाइड करती है। फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर आल्सो कनेक्टेड टू इट। पहले क्या हुआ था, चीफ मिनिस्टर भी इसके साथ कनेक्टेड थे। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। सेंटर एंड स्टेट बोथ विल मेक दोस पॉलिसीज व्हिच विल अप्लाई एट रूट लेवल। जो सेंटर और स्टेट था वो दोनों ही मिलकर पॉलिसीज बना सकते थे जो कि इसकी रूट लेवल में अप्लाई होती थी। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रीज। अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो फॉर्म था फाउंडेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी देश की। Therefore, after independence, the Indian government attempt to establish a number of large-scale industry in public sector. इसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में जो भारतीय सरकार थी उसने क्या किया, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में स्थापित कर दी, जैसे इंडियन रेलवे, ऑयल इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिक एलटीडी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भी। और ये क्या है, सब मेजर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द बेसिक इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है विच इज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप अदर इंडस्ट्री। वो की क्या है, जरूरी है और इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सर्वरल मेजर स्टील प्लांट्स वर सेटअप। बहुत ज्यादा मेजर स्टील प्लांट्स लगाए गए। कहां कहां, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, विशाखापट्टनम, सैलेम। Heavy engineering corporation was set up at Ranchi where machine plants for sugar, cement, paper, textile and iron and steel etc. manufactured. Heavy engineering corporation जो है वो रांची में सेट किया गया जहां पर मशीन प्लांट है शुगर के लिए, सीमेंट के लिए, पेपर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, आयरन और स्टील के लिए। हिंदुस्तान मशीन टूल जो है बेंगलोर, पिंजौर, हैदराबाद और कलमसरी में। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज मशीन को। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो कि भोपाल, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, हरिद्वार, जम्मू और बेंगलोर, इसमें क्या है, प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। ये क्या करते हैं, अनेक प्रकार की इलेक्ट्रिक मशीन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, वाटर टर्बाइन्स, स्टीम टर्बाइन्स और भी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि कहाँ है, बेंगलुरु, नासिक, कोरापुट, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं हेलीकॉप्टर को, फाइटिंग प्लान्स को और भी। विजंता टैंक्स, जबकि विजंता टैंक्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड है अवरडी यानी तमिलनाडु में, वो क्या करता है, फ्रिज्ड और वॉरशिप्स, बेजनडॉक्स, रेलवे इंजन चितरंजन में, रेलवे कोच पेरम्बोर में जो कि चेन्नई के पास है। पेट्रोलियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। पेट्रोलियम जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सोर्स है। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड एट वेरियस प्लेस। जो क्रूड ऑयल है वो अनेक प्रकार के प्लेसेस से पाया जाता है, जैसे नूनमती, बरौनी, कोयाली, चेन्नई, कोची, हल्दिया, बंजीगांव। मथुरा, मुंबई, करनाल और जामनगर। इन एडिशन टू द अबव, इन सभी के साथ में अगर देखें तो इंडस्ट्री लाइक जो इंडस्ट्री है जैसे सीमेंट, फर्टिलाइजर, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल, पेपर, न्यूज प्रिंट, टेक्सटाइल, शुगर, ये क्या है, ऑल्सो सेटअप, ये भी सेट की गई। इन्फोबिट्स देखें तो दीज प्रोजेक्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम फार फ्लूज एरिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दीज प्रोजेक्ट एज अ न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इंडिया हैज ह्यूज वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। नदियों के रूप में भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, वाटर रिसोर्सेज है। वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट वर सेट अप ऑन मेजर रिवर्स टू हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस। ज्यादातर जो रिवर है उनके प्रोजेक्ट को सेट किया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सिंचाई के लिए और भी उद्देश्य से। दीज प्रोजेक्ट सर्व मेनी पर्पस। वो प्रोजेक्ट क्या है, मेनी पर्पस को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाते हैं। द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए वाटर उपलब्ध कराते हैं। चेक फ्लूड्स, बाढ़ को आने से चेक करते हैं। सॉइल इरोजन करते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन जो है उसकी सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं। नेविगेशन की, फिशिंग एंड एंटरटेनमेंट की। सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंक्लूड, कुछ मेजर मल्टी प्रोजेक्ट देखेंगे
जैसे कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज नदी पर है, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर, वेस्ट बंगाल, झारखंड। हीराकुड प्रोजेक्ट, महानदी, ओडिशा। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा नदी पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। चंबल प्रोजेक्ट, चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी और पावर रिसोर्स आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। एनर्जी और जो पावर रिसोर्स होती हैं वो इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। कोल, पेट्रोलियम, एटॉमिक माइनरल्स एंड वाटर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पावर। जो कोयला है, पेट्रोल है, या जो एटॉमिक मिनरल्स है, या जो पानी है, वो क्या है, पावर की मेजर सोर्सेज होती हैं। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हीं रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पस ऑल्सो। जो कोल और पेट्रोलियम है उनका प्रयोग ट्रैक्शन पर्पस के लिए भी किया जाता है। द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी है सेट अप मैनी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन द कंट्री। उन्होंने अपने बहुत ज्यादा पावर प्लांट सेट कर रखे हैं जो कि कोल बेस्ड है। सिमिलरली इसी प्रकार से द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन जो कि एनएचपीसी है सेट अप प्लांट्स एट वेरियस रिवर्स। उन्होंने अनेक प्रकार के रिवर पर अपने वाटर प्लांट्स सेट कर रखे हैं, किस लिए, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में द नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन यानी NEEPO PCO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द पब्लिक सेक्टर, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। सच प्लांट्स, इलेक्ट्रिक को हम किससे बना सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी से भी बना सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स इसके किसमें, यूपी में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गुजरात में। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूड लैंड ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट। रोड एंड रेलवेज आर द मेजर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो रोड और रेलवेज हैं ये क्या है, मेजर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। रेलवेज को कब इंट्रोड्यूस किया गया, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। दीज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ द कंट्री, और इन्हीं को ही लाइफ लाइन्स ऑफ द कंट्री कहा जाता है बिकॉज दीज फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ पीपल आर सर्कुलेशन ऑफ गुड्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि ये जो फैसिलिटीज हैं ये क्या है, लोगों का मूवमेंट है और गुड्स थ्रू आउट ऑफ कंट्री का सर्कुलेशन है। रेलवेज हैव कनेक्टेड डिस्टेंस एंड रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैव इंटीग्रेटेड द होल कंट्री। रेलवेज जो है डिस्टेंस पर और कंट्री के रिमोट पार्ट से कनेक्टेड है और जो होल कंट्री है उससे इंटीग्रेटेड है। टुडे आज देयर एग्जिस्ट 65,436 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे रूट एंड 1,15,000 km लॉन्ग रनिंग ट्रैक। आज जो हमारे देश में 65,436 किलोमीटर लंबा रेलवे रूट, 1,15,000 किलोमीटर लंबा रनिंग ट्रैक, 9,013 लोकोमोटिव्स, 2,39,281 वैगन्स और 62,924 कोच हैं। इंडिया is one of the largest road networks in the world, aggregation to about 4.68 million किलोमीटर। इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, लगभग 4.68 मिलियन किलोमीटर के आसपास। द कंट्रीज रोड नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेसवे, और इसमें किनको एक्सप्रेस कंसिस्ट किया जाता है, एक्सप्रेसवे को, नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को, डिस्ट्रिक्ट रोड को और विलेज रोड को। नेशनल हाईवे आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल हाईवे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। These comprise nearly 1.7% of the total length of roads and carry about 40% of the total traffic of the country। ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये लगभग 1.7% की टोटल लेंथ के आसपास है और लगभग कंट्री के टोटल ट्रैफिक में से 40% ट्रैफिक को कैरी करता है। इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए द गवर्नमेंट हैज एम्बार्क्ड अपॉन अ मैसिव नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो गवर्नमेंट है उसने एम्बार्क्ड किया है एक मैसिव नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको NHDP भी कहते हैं हमारे देश में, विच इज द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन द कंट्री, जो पूरे देश में लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। इन्फोबिट्स,
Economist says that developing a country in infrastructure encourage foreign investment. Do you agree with this statement? Justify your claim. आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है. Economic presence of the government in social sectors. Social sector is an important sector for India's economy and includes several important components such as poverty alleviation, employment, curve inflection, medical and healthcare and literacy and education. जो सोशल सेक्टर है एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स शामिल होते हैं जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट, कर्व इन्फ्लेक्शन, मेडिकल और हेल्थ केयर और लिटरेसी और एजुकेशन. Even after independence, इंडिपेंडेंस के बाद भी our country suffers from several social economic problems such as poverty. हमारा जो देश है उसने विभिन्न प्रकार की सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सफर किया जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन्फ्लेक्शन. पुअर पीपल हैव few means of subsistence and such as. जो गरीब लोग होते हैं उनके पास सिर्फ कुछ ही मीन्स ऑफ सस्टेंस होते हैं जैसे दे आर अनेबल टू मीट देयर बेयर मिनिमम नीड्स, वो अपनी मिनिमम नीड्स को भी नहीं पा सकते. अनएम्प्लॉयड इज रैम्पेंट एंड कंटिन्यूअस प्राइस राइज. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रैम्पेंट और कंटिन्यूअस प्राइस राइज है, इज एडिंग टू देयर माइजरीज, अपनी माइजरीज को ऐड करने में. इलिटरेट मैसेज सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम. जो इलिटरेट है वो किससे सफर करते हैं, अनेक प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिगेटिंग ऑल दीज इल्स फ्रॉम सोसाइटी. जो गवर्नमेंट है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है हमारी सभी प्रकार की इल्स को सोसाइटी से एरिगेट करने के लिए. थ्रो प्लानिंग हैज ग्रेटली हेल्प्ड इन अचीविंग ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक फील्ड. इकोनॉमिक फील्ड में सेल्फ रिलायंस में या फिर ग्रोथ को अचीव करने में वो क्या करता है, प्लानिंग एक ग्रेट हेल्प करती है. बट स्टिल अ लॉट मोर इज टू बी डन टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. लेकिन क्या होता है इससे ये काफी हद तक कामयाब हो पाते हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा पाए. टू रिमूव पॉवर्टी को खत्म कर पाए. टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस. जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस कर सके. फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इफेक्ट सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन आवर सोसाइटी. जो फार्मर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड के, उन्होंने प्रोविजन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इकोनॉमिक चेंज में हमारे समाज में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है. प्रेमलेब टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमलेब है वो उसमें एम दिया हुआ है एश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के लोगों के लिए. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कमिट द नेशन टू बी अ वेलफेयर स्टेट. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कमिट है नेशन के वेलफेयर स्टेट के लिए जैसे लिटरेसी, हेल्थ, लॉन्गेटिव एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये क्या है, या जेंडर इक्वालिटी है. ये क्या है, आर द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट. ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए की है. अनलेस इसके अलावा दीज आर अचीव्ड, इनको अचीव किया जा सकता है. ह्यूमन डेवलपमेंट शैल रिमेन अनरियलाइज्ड. अगर इनको नहीं अचीव किया तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा रह जाएगा, अनरियलाइज्ड. गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी. गवर्नमेंट के क्या एफर्ट हुए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए. In 1980s, 1980 में it was realized that the earlier studies for removing poverty needed a long time to succeed. जो पहले जमाने की जो पहले स्टडीज थी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए उसने एक लंबा समय लिया. मोर ओवर, और इससे ज्यादा सम ऑफ देम वर नॉट इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, और इसमें से ज्यादातर स्ट्रिक्टली नहीं लागू की गई. द गवर्नमेंट देन ब्रॉट ऑफ टेकिंग अ डायरेक्ट एक्शन ऑफ लुकिंग आफ्टर द नीडी ग्रुप्स. जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसके बाद में डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू किया जब उन्होंने नीडी ग्रुप्स को देखा. उसके बाद Therefore, it adopted various policies, measures and program known as the poverty alleviation program. उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिसीज मेच्योर की, प्रोग्राम अडॉप्ट किए जिसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कहा जाता है. मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. इनका ज्यादातर उद्देश्य क्या था, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना और इम्प्रूवमेंट ऑफ द एसेस बेस ऑफ द पॉवर्टी रिडन फैमिलीज. और जो पॉवर्टी रिडन फैमिलीज है उनका एसेस बेस करना. सम ऑफ द प्रोग्राम डिस्क्राइब, कुछ प्रोग्राम्स क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP. दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द 6th 5-year प्लान्स टू एलिवेट रूरल पॉवर्टी. ये जो प्रोग्राम था ये इनकॉर्पोरेट था 6th 5-year प्लान के साथ में अंडर दिस प्रोग्राम. और इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोडक्टिव एसेट्स और इनपुट्स जो थे वो प्रोवाइड किए जाते थे रूरल फैमिलीज को आइडेंटिफाइड करने में. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY. It aims at bringing accessing poor families above the poverty line. उनका उद्देश्य था कि जो पुअर फैमिलीज हैं उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर ला सकें. दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम थी, ऑपरेशनल इन ऑल द डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री सिंस 1980. ये 1980 की एक डेवलपमेंट ब्लॉक थी अंडर दिस स्कीम. इस स्कीम के अंतर्गत फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आर प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंट.
जो कि फैमिली पार्टी लाइन के अंतर्गत आती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी JGSY, इट एम्स एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु आर अंडर, इसका उद्देश्य था उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जो कि रूरल एरियाज के अंतर्गत आते हैं। दिस प्रोग्राम रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी सच एज सोशल फॉरेस्ट, soil conservation, minor irrigation project, renovation of village wells, rural roads, dispensaries, स्कूल, पंचायत घर, बस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो प्रोग्राम थे इनका उद्देश्य इनका रिजल्ट क्या हुआ, कम्युनिटी एसेट जो थे जैसे कि सोशल फॉरेस्ट में, सॉइल कन्वर्सेशन में, माइनर इरिगेशन में, प्रोजेक्ट में, रेनोवेशन ऑफ विलेज वेल में, रूरल रोड में, डिस्पेंसरी में, स्कूल में, पंचायत घर में, बस स्टैंड में। नेक्स्ट आई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यानी PMRY और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। These schemes are aimed to at the welfare of the educated unemployment in urban areas. Person belonging to weaker sections are given priority. ये जो स्कीम थी इसका उद्देश्य था जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अर्बन एरियाज में लोग हैं उनको एम्प्लॉय करना और जो पर्सन्स हैं जो बिलोंग करते हैं वीकर सेक्शन से उनको प्रायोरिटी देना। नेक्स्ट आई एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यानी EAS और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY। दिस स्कीम वर लॉन्च्ड, ये स्कीम को 1990 से 2001 के बीच में लॉन्च किया गया रेस्पेक्टिवली टू क्रिएट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिलीज। किसके लिए, ताकि वो वेज एम्प्लॉयमेंट फैमिलीज के लिए बना सकें बिलो पॉवर्टी लाइंस एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, जो कि पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट आई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी PMGAY। दिस स्कीम इज ए गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर द इंडियन रूरल पुअर। इन्होंने क्या किया, इंडियन रूरल पुअर जो थे उनको हाउस प्रोवाइड किए। अ सिमिलर स्कीम फॉर अर्बन पुअर, जो कि अर्बन पुअर थे उनके लिए भी इसी प्रकार के 2015 में सिमिलर स्कीम लॉन्च की गई एज हाउसिंग फॉर ऑल, जिसका उद्देश्य था सभी के लिए घर। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट एफर्ट टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जो सरकार है उसने क्या प्रयास किए हैं। फर्स्ट है द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन मेनी स्पेशल प्रोग्राम, उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोग्राम चलाए जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको बनाया है, जिनमें से कुछ क्या है। फर्स्ट है रूरल वर्क्स प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम एम्स एट कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल वर्क्स ऑफ परमानेंट नेचर इन रूरल एरियाज। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जो सिविल वर्क का कंस्ट्रक्शन है वो परमानेंट नेचर में आए रूरल एरियाज में। इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत परमानेंट वर्क, जो परमानेंट वर्क था जैसे सॉइल कन्वर्सेशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंड और वाटर हेल्सिंग, ये क्या हुआ, वो अंडरटेकन किया गया। थर्ड था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इट एम्स टू क्रिएट कम्युनिटी एसेट, इसका जो एम्स था वो था कम्युनिटी एसेट को बनाना, स्ट्रेंथिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर वेल्स, कम्युनिटी इरिगेशन वेल्स, विलेज टैंक्स, माइनर इरिगेशन वर्क, रूरल रोड और स्कूल। फोर्थ में क्या आता है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इट एम्स एट जनरेटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट इन रूरल एरियाज एंड इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ। इसका उद्देश्य था कि जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना, जैसे प्रोडक्टिव एसेट को बनाना रूरल एरियाज में, और जो ओवरऑल क्वालिटी है रूरल लाइफ की उसको इंप्रूव करना। नेक्स्ट इसमें आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप टू इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू जनरेट स्किल डेवलपमेंट अमंग लेबर फोर्स। जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिनका काम था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना और स्किल डेवलपमेंट को लेबर के फोर्स के बीच में जनरेट करना। वोकेशनल एजुकेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड एट द स्कूल लेवल एज वेल, जो वोकेशनल एजुकेशन थी वो भी इंटीग्रेटेड की गई स्कूल लेवल पर। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग लो कास्ट कैपिटल टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इट हैज हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। जो गवर्नमेंट थी उसने भारी संख्या में जो स्कीम थी उनको इम्प्लीमेंट किया ताकि जो लो कास्ट के कैपिटल है उनको स्मॉल एंटरप्राइजेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन प्रोवाइड किए जा सके। उन्होंने स्वयं मदद की जो एक्सपेंशन होता है इंडिया की इंडस्ट्रीज और बिजनेस में। नेशनल करियर सर्विस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसका जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य था इज टू हेल्प जॉब सीकर्स, जो जॉब सीकर्स होते हैं उनकी मदद करना, लैंड अप और जो जॉब है जो वो डिजर्व करते हैं वो प्रदान करना। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कर्व इन्फ्लेशन, द शार्प एंड परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। जो शार्प और परसिस्टेंट होता है राइज का प्राइस लेवल में उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं।
Franket rises prices create an atmosphere for certainty and hinders economic development. जो फ्रैंक राइज होते हैं, जो उनके प्राइस होते हैं, वो क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर को, hinders economic development में. It increase the cost of living and the poor and the middle class people are the worst suffers. इसमें क्या होता है, इंक्रीज करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो पुअर्स होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं ड्यू टू सोरिंग प्राइसेस. जो सोरिंग प्राइस होते हैं इवन कंज्यूमर गुड्स, इससे क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स भी बिकम कॉस्टली एंड स्केयर. जो कंज्यूमर गुड होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं और स्केयर हो जाते हैं. इट रेवेट्स इकोनॉमिक इनक्वालिटीज इन सोसाइटी. ये इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को सोसाइटी में रेगुलेट करता है. द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप. गवर्नमेंट ने फॉलोइंग स्टेप लिए. मॉनेटरी मीश्योर, यानी व्हेनेवर द देयर इज प्राइसेस राइज, जब भी कभी प्राइस राइज होते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी. जो रिजर्व बैंक है वो क्या कर देता है, मनी सर्कुलेशन को इकोनॉमी में रिड्यूस कर देता है. दिस रिजल्ट इन पीपल्स टेंडेंसी टू कंज्यूम लेस. इससे क्या होता है, जो इसके परिणाम के अंतर्गत जो लोगों की टेंडेंसी होती है, उसको जो कंज्यूम होता है वो कम हो जाता है. विच इन टर्न रिड्यूस, जो टर्न को रिड्यूस कर देता है, और जो डिमांड होती है गुड्स की वो भी प्राइसेस उनके लो हो जाते हैं. फिस्कल मीश्योर. द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन हाई इनकम ग्रुप्स ऑन मेनी कंज्यूमर गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द पर्चेसिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. When people have less money to spend, they consume less. It leads decline in prices. जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस को हाई इनकम ग्रुप्स में इम्पोज कर देती है, और जो मेनी कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग परचेसिंग कैपेसिटी जो होती है लोगों की, उसको रिड्यूस कर देती है. जब लोग लेस मनी स्पेंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं. इससे क्या होता है, प्राइस डिक्लाइन हो जाते हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज टू द पीपल थ्रू फेयर प्राइस शॉप. इसमें क्या होता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है लोगों में से, ताकि जो प्राइस शॉप है वो फेयर हो सके. इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी टू द पीपल, पुअर पीपल स्पेशली रूप से ये फूड सिक्योरिटी को पुअर पीपल के बीच इंश्योर करता है. दिस सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग अनस्क्रैपलेस राइज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स इन द मार्केट्स. इसका जो सिस्टम होता है वो भी हेल्प करता है जो कंट्रोल, जो प्राइसेस में बढ़ते हुए, जो मार्केट में बढ़ते हुए प्राइस होते हैं उनको कंट्रोल करने में. एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग होर्डिंग एंड कीपिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज विद इन रीजनेबल लिमिट्स. रीजनेबल लिमिट्स के अंतर्गत जो प्राइस होते हैं और जो फैसिलिटी होती है वो उपलब्ध कराता है. गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस एंड आस्क ट्रेडर्स टू सेल गुड्स इन द मार्केट एट फिक्स्ड प्राइस लेवल. जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइसेस को फिक्स कर देती है, और जो ट्रेडर्स होते हैं उनको सामान बेचने के लिए एक फिक्स्ड प्राइस करने के लिए कहती है. इट इज डन अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. ये एक एक्ट के अंतर्गत जो कि 1955 में बना, उसके अंतर्गत जल्दी ही में ही प्राइस, जैसे कि प्राइस ऑफ सीमेंट, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ज्यादातर ये क्या है, वर कैप्ट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म. ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के अंदर रखे गए हैं. गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अप अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ व्हिच इंक्लूड्स पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर, प्रिवेंशन ऑफ फूड. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज में टेकन अप किया है, जो कि क्या है, हेल्थ के फील्ड में, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्टेशन, ड्रग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में. It has resulted in a significant improvement in the health status of the people. इसका जो परिणाम हुआ उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली हेल्थ स्टेटस में लोगों के. प्लेग और स्मॉल पॉक्स हैव बीन एरेडिकेटेड. जो प्लेग थे, स्मॉल पॉक्स से वो खत्म हो गए. मलेरिया हैज बीन कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट पर मलेरिया को कंट्रोल कर लिया गया. प्रोग्राम्स फॉर एरेडिकेशन ऑफ डिसीज. जो प्रोग्राम्स थे डिसीज को एरेडिकेशन करने के लिए, जैसे कि पोलियो, ट्रेविकुलस, एड्स, लेप्रोसी, कैंसर, ब्लाइंडनेस, आयरन डिफिशियंसी, डायबिटीज, ज्यादातर हैव सब्सिस्टेंटली हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी रेट. इनको मोर्टेलिटी रेट में कम कर दिया गया. द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. जो गवर्नमेंट है उसने एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाया है कम्युनिटी की हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और सब सेंटर्स में, टू टेक केयर ऑफ हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया, जिससे जो रूरल एरियाज है उसमें हेल्थ सर्विस की केयर की जा सके. आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये क्या है, नेशनल स्कीम. ये एक नेशनल स्कीम है दैट एम्ड एट मेकिंग नेसेसरी इंटरवेंशन. इनका जो उद्देश्य है वो इंटरवेंशन करना है, आवश्यक इंटरवेंशन करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर सिस्टम में इन अ होलिस्टिक फैशन.
इट इज वॉज लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया 2018 में अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया। गवर्नमेंट एफर्ट फॉर लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी रेट इन इंडिया, जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो क्या है 74.04%, आर लोअर देन इन मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि क्या है जो और डेवलपिंग कंट्रीज है उससे बहुत कम है। जैसे कि चाइना उसमें 86% है, श्रीलंका उसमें 92% है। देयरफॉर इसीलिए नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड इन 1988, जो नेशनल लिटरेसी मिशन है उसको 1988 में लॉन्च किया गया टू इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी टू नॉन लिटरेट्स, ताकि जो लिटरेसी रेट है वो नॉन लिटरेट्स में बढ़ाया जा सके। द टोटल लिटरेसी कैंपेन्स हैव बीन प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ द नेशनल लिटरेसी मिशन, जो टोटल लिटरेसी कैंपेन्स है वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन में सिद्धांत है। द एनएमए हैज सेक्रेटेड प्रायोरिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी, जो इसके लिए फीमेल लिटरेसी के लिए एनएमसी ने प्रायोरिटी दी है। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी एनपीई 1986 मॉडिफाइड इन 1992, जिसको 1992 से मॉडिफाइड किया गया। एम्फेसिस यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, लॉन्च एट 2001-2, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इन्होंने जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उस पर ज्यादा बल दिया। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसएसए, जो नेशनल प्रोग्राम था एजुकेशन का गर्ल्स के लिए वो एलिमेंट्री लेवल था इनके लिए। Infowit said, do you think 100% literacy is possible in India? If not immediately, but maybe in the near future. In what ways can they be achieved? Think and answer में first है, what is infrastructure? The basic system and service that are necessary for a country and an organization. What is transport sector? जिसमें ट्रांसपोर्ट आते हैं वही ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है। What is public distribution system? मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स। Infrastructure, the basic system and service that are necessary for a country or an organization. Economic, connected with the supply of mercy, business, industry, etc. Curve, to cure something. Quick bishop है, there was immediate need to bring relief to the neglected poor people. Long-term planning alone could solve their problems. It has maintained in a balance between agriculture and industrial development. Planning was necessary for an all-round development of the country. Huge power projects have been set up to increase power generation, which is essential for all sectors, including agriculture, industry, transport, and communication. It has laid emphasis on heavy industries, which has benefited both agriculture as well as industrial sector. It supervised the utilization of available resource. It regulated the proper distribution of goods produced. Next देखते हैं इसकी exercise. First है pick the correct option. The chairman of Niti Aayog is planning commissioner. That makes a country strong economic and social development. Bhagna Nagar Bandh was set up on the river Satluj. Dash program was incorporated in the 6 5-year plan to alleviate rural poverty, IRDP. Next step, filling the blanks. The planning commissioner was set up in 1945. The dash are called the railways or roadways. National highways are the responsibility of the central government. And the NHDP is the largest highway project on the country. Jawaharlal Gram Samriddhi Yojana aims at generating employment rural area for unemployment. Right, true or false? Vijayant tank car manufactured at Kolhapuram, Tamil Nadu. This is false. Crude oil is refined at Jamnagar. This is true. Bhel plants are located in Bhopal, Bengaluru, Hyderabad, Haridwar. This is true. Road calls the lifeline of the country. This is also true. Short answer type question. Mention the socio-economic problems that India suffers from. The socio-economic problems that India suffers from: poverty, unemployment, and inequality. What is a multi-purpose project? Mention any two major projects. Let's see the answer of this question. India has, आप लिखेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तक और उसके बाद में इंदा से लेकर पब्लिक एटॉमिक एनर्जी तक. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, व्हाट इज अ
Describe any two poverty alleviation program. Let's see the answer. The government some of the program described below. फर्स्ट और सेकंड आप इसमें लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिफाइन इन्फ्लेशन एंड मेंशन एनी टू स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. इसमें आपको लिखना है यहां से लेकर सफर्स तक, फर्स्ट सेकंड. देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. राइट द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट वाज द नीड टू सेट अप प्लानिंग कमिश्नर. द नीड से लेकर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट. लेट्स सी द आंसर. यहां से लेकर आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. नेक्स्ट देखते हैं. Describe the role of the government in meeting the needs and aspiration of the people. Let's see the answer. इसमें आप लिखेंगे यहां से लेकर यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज. लेट्स सी द आंसर. आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक. नेक्स्ट हमारी आती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री इज एडुकेट एंड फेयर? गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन. प्रोजेक्ट वर्क. शुड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी बी गिवन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस? कंडक्ट अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक ऑन द क्लास. Take into account the burden of the common man, efficiency in providing service and the idea of socialism. Activity time. Write an essay on the topic why we need a government. Cross connect. Make a PowerPoint presentation on the topic public facilities. आपको public facilities पर एक PowerPoint presentation तैयार करनी है. Thank you students.